बज चुके हैं। आप देख रहे हैं 3 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद 21 दिन का लॉकडाउन बरकरार है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप घर में बने रहिए, क्योंकि हम कोरोना वायरस से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप घर पर बैठिए, अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क देखिए, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे। इधर खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां पुलिस ने गरीबों और जरूरतमंदों तक मास्क पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। इसके लिए पुलिस में किए गए उन पर अब ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल नोएडा के कई इलाके हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किए गए थे, उन पर पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था और अब ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। ये कुछ एरिया में शुरू हुआ है ड्रोन के जरिए, या कि हर एरिया में इसी तरह से ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा? लेकिन नीलू, बता दूं आपको, जैसे गौतम बुद्ध नगर में कल से डिक्लेयर हुआ था कि जो 12 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, उसी को देखते हुए जो नोएडा प्राधिकरण है उसने उन एरिया को, जो हॉटस्पॉट एरिया थे, उनको सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि वहां जाने पे पाबंदी है, तो इसलिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन से सैनिटाइज किया जा रहा है पूरा इलाका। अभी फिलहाल सेक्टर 8 का इलाका ही सैनिटाइज किया जा रहा है। आगे की तरफ जो बचे हुए हॉटस्पॉट है उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। उनमें भी ड्रोन की मदद ली जाएगी। अब अधिकारी जहाँ आसपास के इलाकों को छानबीन कर रही, कितना बड़ा एरिया सीज किया था, उसी के आधार पे और ड्रोनों की मदद ली जाएगी। जी, अगर अमित बात की जाए, ड्रोन में जिस तरह से कहा जा रहा है कंटेनर डाला गया है और फिर वो सैनिटाइज का काम करता है उस एरिया में जहां पर हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है, ऐसे में कितने एरिया को ये कवर करता है? कितना लीटर इसमें सैनिटाइजर भरा जाता है जिससे कि छिड़काव हो रहा है? लेकिन इसमें लगभग 2 लीटर के करीब जो केमिकल डाला जाता है, और लगभग आधे घंटे के अंदर ये लगभग 500-600 मीटर एरिया से लेके 1000 मीटर तक का एरिया कवर कर देता है। तो 2 लीटर इसमें क्षमता बताई जा रही है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा डाला जाता है तो क्षमता जाने होने के चलते प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो अभी 2 लीटर वाला ही जो ड्रोन है उसी से पूरा एरिया। तो अमित, जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि एक एरिया में इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, इसके बाद किस एरिया की बारी आएगी? कुछ अधिकारियों ने बात बताई है कौन सा ऐसा हॉटस्पॉट होगा इसके बाद जहां पर फिर से सैनिटाइजेशन का काम शुरू होगा ड्रोन के जरिए? देखिए नीलू, अधिकारियों का कहना है कि जो स्लम एरिया है, जहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिक ज्यादा है, उस एरिया को ज्यादा जल्दी से सैनिटाइज किया जाएगा। जहाँ हाई राइज बिल्डिंग है, वो पहले से ही लॉकडाउन है, उनको थोड़ा रुक के किया जाएगा। लेकिन जो सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, छितरा इलाका है, जहाँ बहुत संख्या में लोग रहते हैं, तो उन्हीं को सैनिटाइज किया जाएगा। सेक्टर 18 बहुत घनी आबादी वाला इलाका है, इसलिए सबसे पहले उसे किया जा रहा है। उसके बाद जो सेक्टर 37 है, सेक्टर 47 है, जो अन्य हॉटस्पॉट बनाए हैं, तो उनको भी फिर दूसरी नंबर पे किया जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख सकते हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और ये जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें। आज बेलारूस के दूसरों को बचा पाएंगे, तो ऐसे में खुद फोर्स भी लगातार एहतियात बरत रही है और खुद फोर्स की गाड़ियां भी लगातार सैनिटाइज की जा रही हैं। आप ये देखिए किस तरीके से, चूंकि ये गाड़ियां उन सेंसिटिव इलाकों से लौट के आ रही है जिनको सील डाउन किया गया है। तो ऐसे में वाराणसी में अब बड़े स्तर पर सील डाउन एरिया में सैनिटाइजर का कार्य जारी है और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई डोर टू डोर की जा रही है। और चेकिंग के जरिए यहाँ पर पूरे इलाके को कुछ इस तरीके से सील डाउन किया गया और किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और वाराणसी की तस्वीरें देख रहे थे जहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और अब बात तबलीगी जमात पर एक बड़ा आरोप लगा है, और ये आरोप लगाया है वसीम रिजवी ने। तबलीगी जमात पर आरोप लगाते हुए तो हॉटस्पॉट इलाकों में ड्रोन से सैनिटाइज करने का काम शुरू हो रखा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में आपको दिखा रहे हैं, नोएडा के सेक्टर 8 में ड्रोन से सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये खास तौर पर इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जितने भी बैक्टीरिया हैं कम से कम उन पर तो काबू इंस्टेंट त्वरित पाया जा सके। और ये सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है।
साजिश रची गई थी। बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पॉजिटिव हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं, उससे साफ है कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के जरिए आत्मघाती हमला हिंदुस्तान पर करने की साजिश की थी। आंकड़े देखकर लगता है कि जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। मलेशिया जमातियों की भूमिका इस कोरोना आत्मघाती हमले में अहम होने की वजह से जाकिर नाइक जो मलेशिया में रह रहा है, उसका भी इस साजिश में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जो जमाती बम डिफ्यूज होकर अस्पताल पहुंच गए हैं, वो डॉक्टरों को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत हार जाएं और दूसरों का इलाज ठीक से न कर पाए। यह साजिश का दूसरा पार्ट हो सकता है। और पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ फैला है। भारत में यह तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे किसी की कोई साजिश है? न्यूज़ 18 पर इस साजिश का खुलासा करती देखिए रिपोर्ट। भारत में कोरोना पर सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की साजिश, जमात बना मोहरा। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पुलिस ने गरीबों और जरूरतमंदों तक मास्क पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। इसके लिए पुलिस ने महिला कर्मचारी खुद ही सिलाई मशीनों से 3 लेयर वाले मास्क बनाने में जुट गई हैं। ये महिला पुलिसकर्मी अब तक 10,000 से ज्यादा मास्क बना चुकी हैं और इस दौरान मास्क की गुणवत्ता का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से सीनियर डॉक्टर अशोक सेठ। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतने दिन हो गए हैं 21 दिन के लॉकडाउन में, अभी 5 दिन बाकी हैं, ऐसे में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह 2 हैं। एक तो हमने देखा है कि नियरली 35% केसेस तो तब बढ़े हैं, पहले तो ग्राफ सोचिए कि 200-300 केस का चल रहा था जी, जो कि कंट्रोल में था। पर पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है कि जो निजामुद्दीन क्लस्टर है उसकी वजह से प्रैक्टिकली 1,500 केस और बढ़ गए हैं। और अब वो जो 200-300 केस पर डे होते थे, अब वो 500 केस पर डे पहुंच रहे हैं। तो नियरली 1/3 केसेस तो उसकी वजह से हैं। बट ये नहीं हम डिस्काउंट कर सकते कि हो सकता है कि अब कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा हो, और यही हमारी सबसे बड़ी वरी है कि अगर वो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो भी हमने यही जो डबलिंग हो रही है हर तीसरे चौथे दिन पे, वही सबसे हमें डर है उस चीज का, और वो हमें अगले 1-2 दिन के पैटर्न में पता चल जाएगा। बट वरिंग है कि पिछले 3-4 दिनों में 500 से 700 केस रोज के बढ़ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है केसेस के बढ़ने की, वो बीते 3-4 दिनों से ज्यादा हो गई है। ऐसे में आप भी कह रहे हैं कि आने वाले 3-4 दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ राज्य हैं, जिसमें मैं उड़ीसा का जिक्र करूंगी, जिन्होंने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाया। कुछ लोग विचार कर रहे हैं, कुछ ने अपने कुछ इलाकों को सील किया है। ऐसे में आने वाले दिन जो हैं वो कितने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, और वो जो आइडेंटिफिकेशन है केसेस बढ़ने का, वो आने वाले पीरियड में कैसा होगा? देखिए, अब जो हम कहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो इररेलेवेंट बात है। हमें एज्यूम करके चलना चाहिए कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, और हमें अब ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसको एक्सटेंड करना बहुत ही जरूरी है, इनफैक्ट मस्ट है। कभी भी लॉकडाउन पीरियड तब नहीं रोका जाता है जबकि केसेस बढ़ रहे हों और रैपिडली बढ़ रहे हों। हमेशा ये लॉकडाउन पीरियड तब खत्म किया जाता है जबकि केस फ्लैट होके कम हो रहे हों। अगर हमने इस लॉकडाउन पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया तो ये जो हम अभी भी 700 और 500 से 700 केस रोज के ऐड हो रहे हैं, ये हजारों में हो सकते हैं, और उसका अंजाम ज्यादा बुरा होगा। तो हमें इस टाइम पे हमें पता है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, बट जब जान है तभी जहान है। ये सब बाद में सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट हमें इसको कहीं भी डिटेरियोरेट होते नहीं देख सकते, न ही होने देना चाहिए। दूसरे राज्यों ने बहुत अच्छा किया कि अभी से वो डिसीजन ले लिया है। उसके साथ ही साथ, लॉकडाउन के साथ ही साथ, ये क्लस्टर्स को एक्चुअली आइसोलेट करना, ट्रेस करके ट्रीट करना, टेस्ट करना, वो साथ ही साथ के हैं। इट इज नॉट वन और द अदर। लॉकडाउन चलता रहे, क्लस्टर्स की ट्रीटमेंट हो, ट्रेसिंग हो, आइसोलेशन हो, क्लैम्प डाउन हो, तभी ये जो हम देख रहे हैं स्टीप राइज जो आया है, तभी ये जाके कंट्रोल होगा। और उसमें भी कई दिन लगेंगे, रादर देन हम सोचे कि वो भी 3-4 दिन का ही काम है जिसमें कि ये सब कंट्रोल हो जाए। तो कोई क्वेश्चन नहीं है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ साथ चलनी चाहिए,
और ये राज्य को, हमारे राज्य को भी और दिल्ली को भी ये डिसीजन सोच लेना चाहिए। डॉक्टर अशोक सेठ, अभी एक जो बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये कि लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं, वो ये मानने को ही नहीं तैयार कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। जरा ये उन दर्शकों को खास तौर पर आप बताइए कि किसी को भी हो सकता है और किन सर्कमस्टेंसेस में होने की संभावना ज्यादा है। आपने बहुत सही कहा और आपके माध्यम से यही हम संदेश लोगों को कई बार दे रहे हैं। मैं लोगों को डराना नहीं चाहता, बट ये भी समझाना चाहता हूं कि जो आपने देखा है अमेरिका में होते हुए और यूरोप में होते हुए, उनके पास तो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, एडवांस्ड हैं, तब जाके लोग अब स्ट्रीट्स पे मर रहे हैं। इतनी डेड बॉडीज इकट्ठे हो रही हैं कि उनके लिए ले जाने के लिए ही वो व्हीकल्स नहीं है। अगर यही हिंदुस्तान में हुआ, और आपको सबको याद होना चाहिए, मैं पब्लिक के लिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज कम हैं, हिंदुस्तान में एक साथ लोग इकट्ठे ज्यादा रहते हैं, ये अगर स्प्रेड हुआ तो लाशें और डेड बॉडीज हमें स्ट्रीट्स पे मिलेंगी। लोग इतने मरेंगे कि लाखों की तादाद में मरेंगे और हमारे पास वो फैसिलिटीज ही नहीं है, नामुमकिन है कि हम ट्रीट कर सके। तो हमें लोगों को जाने देना पड़ेगा और ये हजारों और लाखों में होगा। तो ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है। इसीलिए ये वायरस बड़ा विशियस है। 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख लोग अफेक्ट हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। किसी को नहीं समझना चाहिए, किसी भी वर्ग को, बड़े छोटे, किसी भी रिलीजन को, ये वायरस बड़ा विशियस है, जान लेके ही रहेगा अगर हमने अपनी पूरी प्रिकॉशन नहीं की। जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है आइसोलेशन, घर से बाहर ना निकलना, अपनी पूरी केयर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप कैजुअली न लें। हम लोग तो एज अ डॉक्टर बहुत वरीड हैं कि क्या होगा इस देश का आज से 1 हफ्ते और 2 हफ्ते बाद। और किसी में एक वीक लिंक है, कोई भी ऐसा है जो बाहर घूम रहा है, जो इकट्ठे हो रहा है, सोचिए कि वो देशद्रोही का काम कर रहा है इस टाइम पे। क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ, आपका कुछ भी करो, किसी को हक नहीं है कि किसी की दूसरी की लाइफ आप अपने किसी रिस्क पे डालो। इस देश की लाइफ को किसी को रिस्क डालने का किसी के पास कोई वो नहीं है। तो ये आपको सबको समझ लेना चाहिए। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं जो इस दौरान जोर पकड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये वायरस एयर में रहता है, कोई कहता है नहीं रहता है, इतने घंटे रहता है, मेटल पे इतनी देर रहता है, कपड़े पर इतनी देर रहता है, आप छींकते हैं तो 1 मीटर के दायरे में रहता है। तो वो हिदायतें जो किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस से लड़ने में आसानी दे सकती हैं, वो क्या है इस वक्त? ये बहुत क्लियर है कि वायरस ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, एक से दूसरे के ऊपर, छींक से, खांसी से जो ड्रॉपलेट्स होती हैं। बट ये भी जरूर है, वो मेन वे ऑफ स्प्रेडिंग है। इसलिए हम कहते हैं कि 1 मीटर नहीं, 2 मीटर के दायरे पे किसी से दूर रहना चाहिए। और अब जो मास्क कह दिया है कि वो भी पहने, आप भी पहनो, ये इसीलिए है कि ये ड्रॉपलेट्स एक दूसरे पे न जाएं। बट सबसे इम्पोर्टेंट और भी समझने की बात है कि जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है कि आज कोई खांस के इस टेबल पे अगर चला गया तो उस बेसिस पे ये वायरस कुछ घंटे रहता है, कार्डबोर्ड पे तो वो 2 दिन रह लेता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहां भी है, चाहे हम बाहर से सामान खरीदें, चाहे किसी के कांटेक्ट में रहे, चाहे इस टेबल पे भी बैठे, तो इसके बाद अपना हाथ या तो क्लेंजर से, सैनिटाइजर से या साबुन से हाथ धोएं 20 सेकंड के लिए, जिससे कि हाथ साफ हो जाए। इसमें मिसकंसेप्शन नहीं रहना है। ये जरूर है कि ये भी देखा जा रहा है कि शायद ड्रॉपलेट्स या फाइन ड्रॉपलेट्स से भी एयरबॉर्न स्प्रेड हो सके, बट वो सेकेंडरी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितना आप कम कांटेक्ट में रहेंगे, जितनी बाहर न जाएंगे, तो आपका सोशल आइसोलेशन होता रहेगा। जितनी आप बाहर से चीजें ला के यूज करते हैं, उनको अच्छे से पोंछ करके, सैनिटाइज करके, धो के उसका इस्तेमाल करें। और जितना आप मास्क पहनते हैं या दूसरे को मास्क पहनाते हैं, तो उतना ये ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के ऊपर कम जाती हैं। ये 3 चीजें आप अनिवार्य कर लो, गुड हैंड हाइजीन, सैनिटेशन, मास्क पहनना, बाहर नहीं जाना और अपने में सीमित रहना। इतना आप कर लो तो हमारी 80% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी। एक आदमी 500 लोग को इन्फेक्ट करता है, आपको बता दूं 30 दिन में। अगर आप उस चेन को समझें तो एक आदमी जब 10 लोगों को इन्फेक्ट करेगा 3 दिन में और वो 10 आगे इन्फेक्ट करेंगे तो 60,000 लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। अगर हम 80% इस स्प्रेड को रोक देते हैं आइसोलेशन से, जिस तरह हम घर में बैठे हैं या मैं अस्पताल में लोगों का ख्याल रख रहा हूं इस टाइम पे,
तो आप सोचिए कि वो जो मैं कहता हूँ कि एक आदमी 500 लोगों को इन्फेक्ट करता है, वो एक आदमी सिर्फ 3 को इन्फेक्ट करे। हम इस डिजीज प्रोसेस जो लाखों को हम कह रहे हैं मर सकते हैं, उसको हम हजारों में ले आएंगे, और हजारों में अगर ले आएंगे तो हम आप सबका ख्याल रख सकेंगे, आप सबको अस्पताल में ट्रीट कर सकेंगे, फिर ये बीमारी हम एक्चुअली कंट्रोल कर सकेंगे। आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो सोचो हिंदुस्तान में वर्ल्ड की जितनी मौतें हुई हैं उससे ज्यादा हिंदुस्तान में होंगी, और हर एक जगह हमें डेड बॉडीज ही दिखेंगी। डॉक्टर अशोक सेठ, आप नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स दूसरे, और जितने भी नर्सिंग स्टाफ के बाद जो दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ है वो वॉरियर्स हैं हमारे, लेकिन आज ही अभी हमने ही खबर दिखाई कि लगातार जो डॉक्टर्स हैं, स्टेट कैंसर अस्पताल में भी एक डॉक्टर, एक नर्स और जो स्टाफ है उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ है। ऐसे में उन डॉक्टरों को मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका मनोबल ना टूटे। ऐसे डॉक्टर जो वॉरियर्स हैं उनके लिए क्या आप कहेंगे? ये बहुत ज़रूरी है, और मैं कहूँगा कि वॉरियर्स, फ्रंट लाइन वॉरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज एक डॉक्टर बीमार हो गया या एक नर्स बीमार हो गई तो पूरा अस्पताल शट डाउन हो जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज जिनसे कई लोगों की जानें बच सकती है वो चली जाती हैं, और ये हम कर रहे हैं अपनी लाइफ्स को डिवोट कर करके। हमें अपनी जान इस पे लगा रहे हैं, अपना रिस्क ले रहे हैं इन्फेक्शन होने का, सो दैट दूसरे लोग बच सके। और ये मैं सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए नहीं कह रहा, मैं उन हर टेक्नीशियन, पुलिस, उन्हीं में से एक वैशाली है, और वैशाली इलाके में आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यहाँ पर पूरी तरीके से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और बात मेरठ की करें तो यहाँ पर हॉटस्पॉट वाली 11 जगहों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति घर के बाहर नजर नहीं आ रहा है। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में ऐसे ही हॉटस्पॉट वाली जगह का जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव। और इधर पटना के एक इलाके में लोगों ने कोरोना से लड़ाई के बीच सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया, उनका फूलों से स्वागत किया। लोगों ने इन सफाई कर्मचारियों को फूलों की माला पहनाई। इलाके के लोगों के मुताबिक सफाई कर्मचारी कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे के बीच न सिर्फ सफाई कर रहे हैं बल्कि कई इलाकों को लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों को सुरक्षित रहने में मदद मिल रही है। तो एक बार फिर से हम चलते हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप अपनी बात कह रहे थे हमारे फ्रंट वॉरियर्स के लिए जिनका बिल्कुल ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में मैं चाहूंगी कि उनसे जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स हैं जिनको लेकर लगातार कोशिशें केंद्र सरकार और स्टेट सरकारें अपने अपने लेवल पे कर रही हैं, उनका भी थोड़ा जिक्र कीजिए आप। जी देखिए, हमें पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए हर वर्ग के लोग हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनफैक्ट पुलिस है, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, मीडिया है, एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए हैं। हर कोई ये फ्रंट लाइन स्टाफ है। इनका अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो ईच वन ऑफ दीज आपकी लाइफ बचा रहे हैं, और अगर यही नहीं रहे तो फिर लाइफ लोगों की कैसे बचेगी। तो एक तरफ हम कहते हैं कि आप हमें हेल्प कीजिए, आप हमारा ख्याल रखिए, तो हम आपका ख्याल रख रहे हैं, आप घर में रहिए, हम आपको सुरक्षित रखेंगे। इस टाइम पे ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स इसलिए कहलाते हैं कि जो हम नॉर्मली वॉर हो रही होती है जब, तो हमारे आर्मी, हमारे आर्म फोर्सेस हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ये सोचिए कि अब एक जंग छिड़ गई है इस वायरस के अगेंस्ट, और ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह हम अपने आर्मी का सम्मान करते हैं, हमारे सोल्जर्स का सम्मान करते हैं जो फ्रंट पे है, उसी तरह हमें इन सब ये कोविड वॉरियर्स का सम्मान करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सम्मान कीजिए, बट एटलीस्ट इन पे ये ना कीजिए कि अत्याचार हो, आप उनको मारें, थूकें, फिर कौन आपको प्रोटेक्ट करेगा। यही तो एक वर्कफोर्स है जो कि एक प्रोटेक्ट कर रही है अपनी जान को दावे पे लगा के दूसरों के लिए। सो ये जरूरी है। मानवता फ्रंट वॉरियर्स दिखा रहे हैं, वही मानवता उनके अंडर ट्रीटमेंट आए लोगों को, उनके परिवार के लोगों को थोड़ा धैर्य दिखाने की जरूरत है, और कम से कम आप घर से बाहर निकलिए और जो हिदायतें अभी डॉक्टर अशोक सेठ ने दी हैं उन्हें अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ साझा की। और उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर है, जहां लॉकडाउन के दौरान सर्वे करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई है। मथुरा में अंधी कुइया मरकज मस्जिद इलाके में एक जमाती के पहुंचने की खबर के बाद उसे सील कर दिया गया, और इस इलाके में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने के लिए एक गली में पहुंची तो वहां खड़े लोग उनके साथ गाली गलौज करने लगे।
इस पर सर्वे कर रही आशा वर्कर ने पुलिस को बुला लिया और मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने बदसलूकी करने वाले लोगों को चेताया। अगर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गलत बर्ताव नहीं रुका तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी भीड़ भाड़ के बीच में एक हमारे संघ के जो साथी हैं उनको गाली बक करके और निकल गया। वहाँ से 25 लोगों ने उसको बचाव कर दिया और उसको भगा दिया और हम लोगों से बोले कि ये बच्चा है, कोई बात नहीं है, बस इतनी बात। अच्छा, यहाँ का नहीं है, वो दूसरी गली का है। जहाँ जहाँ टीम जा रही है उसके साथ पुलिस की टीम भी जा रही है। कहीं कहीं पे अगर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो लोकल लोगों द्वारा आकर के ही जो संभ्रांत लोग हैं उनके द्वारा समझा करके अभी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। जरा सी कोई समस्या आती है तो लोकली उसको सॉल्व कर दिया जा रहा है। अभी ऐसी कोई समस्या वर्तमान रूप में नहीं है। कोरोना की वजह से भारत के साथ नेपाल में भी लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से बिहार के रक्सौल में भारत नेपाल बॉर्डर भी सील कर दिया गया है और यहाँ नेपाल जाने वाले लोगों के लिए राहत कैंप बना दिए गए हैं, जिसमें इन लोगों को ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था दी गई है। इस बीच नेपाल के एक सांसद भी कैंप में ठहरे, नेपाली नागरिकों से मिलने पहुंचे, जहां लोगों को फल बिस्किट जैसे आइटम बांटे गए। नेपाल के सांसद ने कैंप में सारी सुविधाओं को देखते हुए भारत सरकार और प्रशासन का शुक्रिया कहा। लोगों ने बोला कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मुझे खाना भी मिल रहा है, मुझे हेल्थ मतलब जो जांच होना चाहिए वो भी हो रही है, दवाइयाँ भी जो मुझे ज़रूरत है जो मिल रही है और यहाँ रहने की सारा सुविधा है। इससे मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ और मैं भारत सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एमपी के मंडला से खबर है, जहां पुलिस लॉकडाउन के बीच गरीब और मजदूरों को 2 वक्त का खाना दे रही है। पुलिस के कर्मचारी खाना बनवाकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लोगों को खाना बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस लोगों को सोशल मीडिया पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दे रही है। लेकिन इस बीच घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस सख्ती भी बरत रही है। पुलिस लोगों से उठक बैठक करवा रही है। इसी में हमारे द्वारा फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि और लोग आगे आएं और फेसबुक पर मैंने उनको बोला है कि अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर छोड़े, मैं स्वयं उनसे बात करता हूं, उस बाद उन लोग का एड्रेस लेता हूं। अगर वो लोग अपनी तरफ से कुछ आवश्यक सामग्री प्रदान करना चाहें ज़रूरतमंदों के लिए तो मैं खुद जाता हूं या मेरा स्टाफ जाता है उनके घर तक। उस बाद हम लोग सामग्री लेते हैं और फिर ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते हैं। और ये मुहिम काफ़ी दिनों से चली आ रही है, ये चलती रहेगी लॉकडाउन तक। यूपी के सीतापुर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से यहां के हैराबाद इलाके को हॉटस्पॉट बना दिया गया है। यहां कोरोना के कुल 10 मरीज हैं, जिनमें से 7 बांग्लादेश के रहने वाले तबलीग के लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इलाके की सीमा को 15 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया है और चौराहों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन संभाल रहा है। सीतापुर वासियों को मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पूरा जनपद सीतापुर जो सामान्य रूप में लॉकडाउन में चल रहा है, ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक बना रहेगा। हमारा एक हॉट स्पॉट मिला है जिसको खैराबाद कस्बे के रूप में जानते हैं। तो खैराबाद कस्बे और उसके आसपास के कुछ गांवों में हम लोग पूरी तरह से यह प्रतिबंध लगा रहे हैं कि वहाँ पे लोगों का बाहर निकलना या बाहर के लोगों का उस कस्बे में जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। साथ ही साथ वहाँ पे जो बैंक हैं या पोस्ट ऑफिस है, इसके अतिरिक्त दुकानें हैं या मेडिकल स्टोर है या राशन की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगी अगले आदेशों तक। और वहाँ पे हम लोग डोर टू डोर सप्लाई करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी से खबर, जहां एक पुलिस अधीक्षक ने गाने के जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने का संदेश दिया। एसएसपी दिलीप सिंह ने एक पुराने हिंदी गाने की धुन पर कोरोना से जुड़ा गाना अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर स्टूडियो में उसे गाया। इस गाने में पुलिस अधीक्षक लोगों से घर में रहने के साथ कोरोना से बचाव में सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। सोते जागते मेरी ये बात याद रखना, हमें कोरोना से दूर रहना है, कोरोना को हरा
इधर खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 15 जिलों के हॉटस्पॉट को सील करने के सरकार के फैसले के बीच मेरठ में 11 इलाकों की पहचान कर उन्हें हॉटस्पॉट बनाया गया है। पुलिस ने इस इलाके की सीमा सील की है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं है वहां भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। वहीं पुलिस ने जरूरी सामान लोगों के घरों तक पहुंचाने की बात कही है। बिहार के मुंगेर से खबर है, जहां लॉकडाउन के बीच लोगों की परेशानियों को देखते हुए मुंगेर पुलिस ने बड़े पैमाने पर राशन वितरण का काम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत पूरे शहर के अलग अलग थानों में जरूरतमंदों को 2000 राशन के पैकेट बांटे गए। साथ ही शहर में सूखे राशन के वितरण के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए और हजारों गरीब परिवारों की मदद की गई। उत्तराखंड के पौड़ी में कोरोना के कहर के बीच शहर की सफाई की जिम्मेदारी निभा रहे सफाई कर्मचारियों का इलाके के लोगों ने सम्मान किया। लोगों ने सफाई कर्मचारियों को फूलमाला पहनाई और तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। सफाई कर्मचारी भी लोगों से मिल रहे सम्मान को पाकर खुश दिखे। केरल के मल्लपुरम के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीज को छुट्टी मिल गई। तिरूर शहर का 46 साल का यह आदमी कोरोना का इलाज करवाकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला शहर का दूसरा ऐसा मरीज है। मुस्तफा नाम का यह आदमी कुछ दिन पहले ही दुबई से केरल लौटा था और जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो इसकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद 28 मार्च से अस्पताल में आइसोलेशन में ही इसका इलाज चल रहा था। झारखंड में कोविड-19 के 9 मामले नए सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने 40 ऐसे लोगों की पहचान की है जो कोविड-19 मरीजों के संपर्क में आए थे। 9 नए मामलों में 5 लोग एक ही इलाके के हैं और कोरोना पॉजिटिव एक महिला के ही रिश्तेदार हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम इन सभी का खास टेस्ट करवाने निकली है। तो ये महत्वपूर्ण खबर झारखंड के रांची से आ रही है, जहां पर कोविड-19 के 9 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 40 लोगों को पहचाना है। पटना में खाना बांटने वाले दोस्त हों या घाटी में मददगार वर्दी, एम्स में मरीजों की सेवा हो, दिहाड़ी मजदूर हैं इनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर पुलिस के लिए गूंजती तालियां। कोरोना की हर खबर देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। महाराष्ट्र की सबसे पहली बात, महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए नगर निगम ने एक बड़ा फैसला किया है। आज से नागपुर में सड़क पर थूकने वाले लोगों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नगर निगम ने सड़क या सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर नजर रखने के लिए टीम भी बनाई है। अब तक सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना लगता था, तो अब जो बात सामने आ रही है, थूकने पर 1000 का जुर्माना लगेगा। हालांकि सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर नजर रखी जाएगी और इसके साथ ही साथ ये टीम जो बनाई गई है वो इन चीजों को भी देखेगी कि जो लोग हैं वो सार्वजनिक जगहों पर ना थूके, नहीं तो उनसे 200 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तो कोरोना जैसे वायरस से बचने के लिए अब ये कदम दरअसल उठाए गए हैं। आज से ही नागपुर में सड़क पर थूकने वाले लोगों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने देश भर में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या में पॉजिटिव मिलने की दलील देते हुए उन पर आत्मघाती हमले की साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने तबलीगी जमात पर साजिश के तहत देश भर में कोरोना फैलाने की साजिश करने का आरोप लगाया। यही नहीं, वसीम रिजवी ने डॉक्टरों पर हमले की भी तबलीगी जमात की साजिश का हिस्सा करार दिया है। जितनी बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पॉजिटिव हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं, उससे साफ है कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के जरिए आत्मघाती हमला हिंदुस्तान पर करने की साजिश की थी। आंकड़े देखकर लगता है कि जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। मलेशिया जमातियों की भूमिका इस कोरोना आत्मघाती हमले में अहम होने की वजह से जाकिर नाइक जो मलेशिया में रह रहा है, उसका भी इस साजिश में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जो जमाती बम डिफ्यूज होकर अस्पताल पहुंच गए हैं,
वो डॉक्टरों को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत हार जाए और दूसरों का इलाज ठीक से न कर पाए। ये साजिश का दूसरा पार्ट हो सकता है। उधर आरबीआई ने अप्रैल 2020 की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से घरेलू उत्पाद पर असर पड़ेगा। आरबीआई के मुताबिक कोरोना का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जिससे 2019-20 में जीडीपी विकास दर 5% से भी कम होने के आसार हैं। यही नहीं, आरबीआई की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी की वजह से मांग में कमी आई है। आरबीआई के मुताबिक खाने पीने की चीजों के दाम गिरने के आसार हैं, जबकि दूसरी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। वहीं गुजरात के दाहोद में इंदौर से आए एक परिवार की 9 साल की बच्ची को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। बच्ची अपने दादाजी के मौत के बाद परिवार के साथ इंदौर आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे परिवार को क्वारंटीन करके कोरोना की जांच करवाई थी। जिसके बाद जहां परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो वहीं 9 साल की बच्ची की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। इसी के साथ दाहोद में कोरोना का ये पहला केस बताया जा रहा है। वहीं गुजरात के ही छोटा उदयपुर में 2 साल की एक बच्ची की भी जो रिपोर्ट है कोरोना की, वो पॉजिटिव आई है। बच्ची के दादा हाल ही में दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, जिसके बाद हुई जांच में वो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इसी के बाद उनके पूरे परिवार को क्वारंटीन कर चेकअप करवाया गया, जिसमें बाकी लोग तो स्वस्थ निकले, लेकिन नन्ही बच्ची की जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आई। गुजरात में अब कोरोना से संक्रमित बच्चों की संख्या 3 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लॉकडाउन के दौरान सर्वे करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई। मथुरा में अंधी कुइया मरकज मस्जिद इलाके में एक जमाती के पहुंचने की खबर के बाद उसे सील कर दिया गया और उसी इलाके में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने के लिए एक गली में पहुंची, तो वहां खड़े लोग उसके साथ गाली गलौज करने लगे। इस पर सर्वे कर रही आशा वर्कर ने पुलिस को बुला लिया और मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने बदसलूकी करने वालों को चेतावनी दी और कहा कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गलत बर्ताव किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भीड़ भाड़ के बीच में एक हमारे संघ के जो साथी हैं उनको गाली बक करके और निकल गया। वहाँ से 25 लोगों ने उसको बचाव कर दिया और उसको भगा दिया और हम लोगों से बोले कि ये बच्चा है, कोई बात नहीं है, बस इतनी बात। अच्छा, यहाँ का नहीं है, वो दूसरी गली का है। जहाँ जहाँ टीम जा रही है उसके साथ पुलिस की टीम भी जारी है। कहीं कहीं पे अगर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो लोकल लोगों द्वारा आकर के ही जो संभ्रांत लोग हैं उनके द्वारा समझा करके अभी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। जरा सी कोई समस्या आती है तो लोकली उसको सॉल्व कर दिया जा रहा है। अभी ऐसी कोई समस्या वर्तमान रूप में नहीं है। उधर राजस्थान के कोटा में इलाके को सैनिटाइज करने गई टीम के साथ मारपीट का आरोप लगा। पुलिस का दावा है कि सैनिटाइज करने गए कर्मचारियों के साथ पहले तो इलाके के लोगों ने बदतमीजी की और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। हंगामे के बीच पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मारपीट के दोनों आरोपियों पर सरकार के काम में बाधा डालने के आरोप में केस भी दर्ज कर लिया है। तो राजस्थान के कोटा में दरअसल मारपीट तक ये नौबत आ गई। राजस्थान के कोटा में इलाके को जब सैनिटाइज करने के लिए दरअसल ये टीम गई तो उनके साथ मारपीट का आरोप है। के अंदर जो सिपाही था हमारा सुनील नाम का, वो सिपाही गुजर रहा था वहाँ ड्यूटी से, तो उसको उन्होंने कहा कि देखिए साहब ये काम नहीं करने दे रहे हमें और हमें काम में बाधा डाल रहे हैं, गालियाँ में निकाल रहे हैं। सुनील ने इस संबंध में उसको मना किया तो तभी उस शहनवाज का पुत्र इमरान आ गया और वो भी गालियाँ निकालने लग गया और उसे कुर्सी फेंक कर मारी सुनील के ऊपर। बड़ी मुश्किल से दोनों मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लग गए थे, गुंडागर्दी टाइप करने लग गए। तो पुलिस ने मौके से उन दोनों को पकड़ के लाके पहले तो एक सिक्काओं ने बंद किया है और फिर सुनील की थोड़ी सी माथे पर और उंगली पर चोट लगी कुर्सी की, तो उसका मेडिकल करा के उसकी दोबारा रिपोर्ट लेकर इसे मुकदमा दर्ज किया। उधर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रही नर्सों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही नर्सों ने बेहतर सुरक्षा उपकरणों की मांग की। नर्सों की मांग है कि उन्हें बेहतर मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स नहीं मुहैया कराए जा रहे हैं। नर्सों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन से कई बार सुरक्षा उपकरणों की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने 1200 मास्क की मांग की थी, लेकिन उन्हें 200 मास्क ही दिए गए। कोरोना के मरीजों का इलाज कर रही नर्सों को अब संक्रमण का खतरा सता रहा है।
उधर महाराष्ट्र के सतारा में कोरोना की एक मरीज बेहतर इलाज मिलने के बाद ठीक हो गई और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कोरोना से जंग जीतने के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान अस्पताल के स्टाफ ने महिला के डिस्चार्ज होने के समय तालियां बजाकर उनकी विदाई की और उनके ठीक हो जाने पर खुशी जताई। महिला को एम्बुलेंस से उनके घर पहुंचाया गया। पटना में खाना बांटने वाले दोस्त हों या घाटी में मददगार वर्दी, एम्स में मरीजों की सेवा हो, दिहाड़ी मजदूर हैं, इनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। या फिर